हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे हमारे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आज की क्लास में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है वो समझो। देखो बच्चों, आपने देखा होगा आम मर्रा की जिंदगी के अंदर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को माल बेचते हुए क्या उसको उधार पे माल दे देता है। जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी वाले भी क्या करते हैं कि सामने वाले दुकानदार को उधार पे माल दे देते हैं कि आप माल रख लो, माल बिक जाए ना उसके बाद में पेमेंट कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये जो इंडिया के अंदर एक खास तरीके की चीज पाई जाती है ना, इसको बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या विश्वास बहुत चलता है, आज भी बिजनेस क्या जुबान पे बहुत चलते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट का यही कंसेप्ट है कि एक दुकानदार क्या करता है, दूसरे वाले दुकानदार को उधार पे माल बेच देता है और बोलता है भाई साहब थोड़े दिनों बाद पेमेंट दे देना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रेड क्रेडिट, जिसको आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। आपने अकाउंट्स में जिसको क्रेडिटर बोलते हैं ना कि भाई हमें पेमेंट करनी बाकी है दुकान वाले को क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा था, खरीदा था, इसको आपने उधार पर माल खरीदा था जहां से, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट की बच्चों एक खास बात यह भी होती है कि ट्रेड क्रेडिट यानी उधार पे माल उसी को बेचा जाता है जिसका ना मार्केट में नाम अच्छा है। क्योंकि अगर मार्केट में नाम अच्छा नहीं है ना तो उसको उधार पे कोई भी माल नहीं बेचना चाहता। तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन होगी कि ट्रेड क्रेडिट के लिए ना हर कोई नया बंदा ट्रेड क्रेडिट के लिए खुश नहीं होता। वो कहता है भाई साहब अगर आपका मार्केट में नाम ठीक है ना तो ही मैं आपको उधार पे माल दूंगा, वरना मैं रिस्क में, मैं लफड़े में नहीं पड़ने वाला आपके साथ। तो इसको रीड करते हैं बच्चों। इसमें यह बोल रहा है ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर, यानी एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को जो सी फैसिलिटी दे रहा है उधार पे माल बेचने वाली, उसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, कि भाई साहब आज पेमेंट मत करो, पैसे हो तब कर देना। आगे बोल रहा है इट इज शोन इन बुक्स एज सन्ड्री क्रेडिटर और अकाउंट्स पेबल, तो यानी ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से हमारी अकाउंट्स की बुक्स में दिखता है। आगे बोल रहा है कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बाय बिजनेस विद गुड रेपुटेशन और गुडविल, तो यानी ये छोटे कुछ टाइम के लिए यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए इसको उधार पे माल नहीं दिया जाता, जनरली 2, 3, 4 महीने के लिए उधार पे माल दिया जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए मदद करता है। पर इसके अंदर एक चीज पाई जाती है कि ये सिर्फ जो अच्छी गुडविल यानी अच्छे नाम वाले बिजनेस है ना, वो ही सिर्फ ट्रेड क्रेडिट का फायदा उठा सकते हैं, बाकी फायदा नहीं उठा पाते इसका। आगे बच्चों हम इसके ना ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेरिट बोल रहा है कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूअस। कन्वीनियंट का मतलब बड़ी आसानी से मिल जाता है, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी रेगुलरली होता है। आप माल खरीदो उधार पे, पेमेंट करो, दोबारा उधार पे माल खरीदो, दोबारा पेमेंट करो, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है इट इज इजीली अवेलेबल एंड यूज रेगुलरली फॉर ऑपरेशनल नीड्स, तो यानी रेगुलरली आप इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरी चीज बच्चों ये बोल रहा है क्रेडिट बेस्ड ऑन गुडविल। क्रेडिट बेस्ड ऑन गुडविल यानी जितना ज्यादा आपका मार्केट के अंदर नाम होगा ना बच्चों, उतने ही ज्यादा दुकानदार आपको उधार पे माल देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यही बोला गया है कि क्रेडिट बेस्ड ऑन गुडविल यानी आपकी गुडविल के बेसिस पे आपको उधार मिल जाता है। यही बोला हुआ है अवेलेबल रेडिली टू कस्टमर्स विद साउंड क्रेडिट हिस्ट्री, यानी जिसका मार्केट में नाम बढ़िया है उसको बड़ी आसानी से ये चीज मिल जाएगी। तो बच्चों आप देखते हैं हम इसका थर्ड मेरिट जो कि है प्रमोट सेल्स। प्रमोट सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने मार्केट में दुकान खोली और मैं ना सबको कह रहा हूं कि उधार पर माल मैं किसी को भी बेच दूंगा, जो भी मेरे से उधार पे माल खरीदना चाहता है वो मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जो बंदा उधार पे माल बेचने को रेडी होता है ना, उसकी सेल्स बड़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको सामने वाले से पेमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई उधार पे माल खरीदना चाहता है, तो आपको थोड़ा सा ना माल बेचने में आसानी हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है इन्वेंट्री एक्सपेंशन। इन्वेंट्री एक्सपेंशन का मतलब यह है कि कस्टमर को भी फायदा है। कस्टमर क्या कर सकता है, 10 अलग अलग दुकानदारों से माल अपनी दुकान पर रखवा लेगा, और जब उसने माल ज्यादा क्वालिटी का, ज्यादा अलग अलग वैरायटी का अपनी दुकान पर रखवा लिया तो कस्टमर को बेचना आसान हो जाता है। कस्टमर एक तरीके की बाल्टी मांगेगा, आप 10 तरीके की बाल्टी दिखाओगे, क्यों? क्योंकि पेमेंट तो बाल्टी बिकने के बाद करनी है आपने आगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ना इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक पड़ा है ना, स्टॉक बहुत अलग अलग वैरायटी का स्टॉक आप अपने पास रख पाओगे। आगे बोल रहे हैं नो चार्ज ऑन एसेस। नो चार्ज ऑन एसेस का मतलब ये है कि ये जुबान पे का खेल है, ये मार्केट में जुबान के नाम पे चलती है, इसके अंदर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। सो दिस डज नॉट क्रिएट एनी इनकम्बरेंस ऑन एसेस। इनकम्बरेंस यानी कोई भी आपके एसेस के ऊपर हक नहीं रख सकता बाहर वाला बंदा। आगे बच्चों हम पढ़ लेते हैं ट्रेड क्रेडिट की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है बच्चों रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, जब आपको उधार पे माल
माल मिल रहा होता है ना आसानी से, तो आप ना कई की बार इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो कि आपको समझ नहीं आता, वो बाद में आपसे हैंडल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ना मार्केट से 1 करोड़ का माल उधार पे उठा लिया और अब मेरे को बेचने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में इतना हाई लेवल ऑफ रिस्क आपने ले लिया कि अब आपको भी दिक्कत हो सकती है इसमें। तो इसको क्या बोला जाता है? ओवर ट्रेडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा आपने बिजनेस में पैसा उधार पे लगा लिया। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं लिमिटेड फंड्स। लिमिटेड फंड्स का मतलब यह है कि आप ना बहुत ही 100-200 करोड़ का माल नहीं उठा सकते ऐसे, तो एक लिमिट होती है इसकी, यानी इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट के अंदर ही आप उधार पे माल उठा सकते हो। कितने का उठा लोगे एक दुकानदार से? 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का। पर मेरे को मान लो 200 करोड़ की कंपनी खोलनी, कहां से उठाऊंगा? नहीं उठा सकता। तो इसीलिए बोला गया कि इसके अंदर फंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स आप उठा सकते हो मार्केट से। पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहा है कॉस्टलियर होता है। ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि आपने ना अपने अकाउंट्स में जर्नल के अंदर एक पढ़ा होगा, 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं बच्चों। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट बच्चों तभी मिलता है जब आप कैश में फटाफट पेमेंट करते हो। ठीक है, पर हम तो उधार की बात कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हम जब उधार पे माल खरीदते हैं ना बच्चों, हमें कैश डिस्काउंट का फायदा नहीं मिल पाता, और हमें फायदा नहीं मिल पा रहा, इसलिए क्या हो गया, एक तरीके से हमारे को ये चीज महंगी भी पड़ जाती है कई बार। ठीक है जी, तो ये हमारे बच्चों ट्रेड क्रेडिट की लिमिटेशंस हो गई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग को समझो कि फैक्टरिंग क्या होता है। ठीक है, ये मान लो ये कौन है, ये मैं हूं। ठीक है, प्रागेश सर, और ये आप हो। ठीक है, यू। आपने क्या किया, आपने मेरे को ना एक चेक दे दिया। चेक कितने का दे दिया आपने? 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। ठीक है, मैं मेरे पास ये चेक रख लेता हूं। ये क्या हुआ, ये चेक बच्चों आपके पास था, आपने ये चेक मेरे को दे दिया, और इस चेक पर डेट डाली हुई है आपने। इस चेक पर डेट डाल दी मान लो 30 दिसंबर 2025, यानी अभी से 6 महीने बाद की डेट डाल दी आपने। अब बच्चों एक चीज बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, मेरा तो पैसा 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए फंस गया, क्योंकि मैं तो चेक आगे लगा ही नहीं सकता बैंक में, क्योंकि आपने डेट ही 6 महीने बाद की डाली है। तो ऐसे केस में मेरे पास ना एक ऑप्शन होता है। मैं क्या गया, मैं एक बैंक के पास गया। मैंने बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास अपना ये चेक लेके गया। मैंने बैंक को बोला कि बैंक आप ऐसा करो कि मेरे पास ना मेरे एक स्टूडेंट का चेक है 1 लाख रुपए का, ये चेक आप अपने पास रख लो। ठीक है, और आज ही जुलाई के अंदर मेरे को आप 80,000 रुपीज अभी की अभी दे दो। तो बात समझ में आई? हुआ क्या, चेक किसका था? चेक था आपका। अभी किसके पास है? अभी मेरे पास था। मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे 6 महीने मेरे से वेट नहीं हो रहा। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला 20,000 रुपए आपको कमीशन है, 80,000 काट के मेरे को आप वापस दे दो। तो आज मेरे पास बच्चों क्या हो गया, 80,000 रुपए मेरे पास आ गए। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये बताओ कि कल को अगर ये चेक बाउंस हो जाए तो क्या होएगा? ठीक है, तो बच्चों ये ना जिस टाइम मैं इसको चेक देने गया ना, तो ये ना यहां पे इसी टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लिखेंगे कि अगर कल को मान लो ये चेक बाउंस हो जाता है तो इसका घाटा बैंक उठाएगा या इसका घाटा मैं उठाऊंगा। ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। तो इसीलिए बच्चों फैक्टरिंग ना 2 तरीके की होती है। पहली तरीके की फैक्टरिंग वो होती है जिसमें जो लॉस है ना वो बैंक उठाएगा। दूसरी तरीके की फैक्टरिंग वो होती है जिसके अंदर जो लॉस है ना वो लॉस मैं उठाऊंगा। तो ये 2 तरीके की फैक्टरिंग होती है। फैक्टरिंग का मतलब समझ गए, मेरे पास फ्यूचर में पैसा आने वाला था पर मेरे को आज ही पैसा चाहिए, तो मैंने आज ही वो बेच दिया सामने वाली पार्टी को एक कमीशन पे और आज ही पैसा उठा लिया मैंने। इसको बोला जाता है फैक्टरिंग। ठीक है, ये बोल रहा है फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस वेयर इन बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में पैसा लाके देगी। मेरे केस में मैंने चेक का एग्जांपल लिया था, तो यानी मैंने क्या किया, मैंने अपना चेक बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को, और इस थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है बच्चों? फैक्टर बोला जाता है। यानी मेरे लिए बैंक क्या था? बैंक एक फैक्टर था। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टरिंग। अब बच्चों आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है फैक्टरिंग। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, कितने तरीके की फैक्टरिंग होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों। 2 तरीके की फैक्टरिंग होती है। सबसे पहला होता है रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, मैं यानी क्लाइंट अपना पूरा का पूरा लॉस बियर करता है। अगर मान लो चेक से पेमेंट नहीं आई ना तो लॉस मेरा माना जाएगा। दूसरा होता है बच्चों नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, अगर चेक से पेमेंट नहीं आई ना तो लॉस किसका होगा? लॉस बैंक का होगा। तो ये 2 तरीके की फैक्टरिंग होती है। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर अगर बैंक लॉस बियर करेगा तो बैंक ऐसा क्यों करेगा? बच्चों बैंक ऐसा तब करेगा जब सामने वाली पार्टी पे आपका चेक था ना, तो आप पे अगर बैंक को भरोसा है तब ऐसा कर सकता है, वरना दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मेरे से कमीशन बहुत लेगा ये बैंक। मेरे को बैंक बोलेगा 1 लाख रुपए का चेक है 50,000 रुपए दूंगा क्योंकि रिस्क मेरा है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से बैंक कई बार क्या करता है, कमीशन बढ़ा देगा। अगर इस पे जाएंगे ना अपन,
बैंक के पास लेके और हम बोलेंगे लॉस आप ही का है, तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगा, बैंक कमीशन बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब रीड कर लेते हैं। रिकॉर्स फैक्टरिंग में बोल रहे हैं द क्लाइंट बियर्स द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, यानी अगर कोई कल को पेमेंट देने से मुकर जाता है तो क्लाइंट, मेरे केस में मैं था क्लाइंट ना, तो मैं लॉस बियर करूंगा। पॉइंट नंबर सेकंड में कह रहा है नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग का मतलब बोल रहा है द फैक्टर अज्यूम्स, फैक्टर हमारे केस में कौन था, बैंक था, हमारे केस में बैंक पूरा का पूरा रिस्क बियर करेगा अगर कल को पेमेंट नहीं आई तो। आगे हम देख लेते हैं बच्चों फैक्टरिंग के मेरिट्स क्या है। सबसे पहला फैक्टरिंग का मेरिट्स है चीपर देन बैंक क्रेडिट, तो यानी एक तरीके से हमें इतना ज्यादा पेमेंट नहीं देना पड़ता, तो इस करके आपको बड़े सस्ते के अंदर फटाफट हाथों हाथ पेमेंट मिल जाती है। जैसे मेरे केस में 80,000 रुपए एक ही दिन में मिल गए थे। आगे पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं इंप्रूव्ड कैश फ्लो। इंप्रूव्ड कैश फ्लो का मतलब ये है पैसा फंसता नहीं है 6-6 महीने के लिए, आज ही जाके पैसा उठा के ला सकते हो आप। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहे हैं अश्योर्ड कैश फ्लोज। अश्योर्ड कैश फ्लोज का मतलब मेरे एग्जांपल में देखो, क्या पता बच्चों 6 महीने बाद आप पेमेंट करो कि ना करो, हो सकता है आप मुकर जाओ, तो ऐसे केस में आज की अगर मैं बात करूं तो आज कम से कम 80,000 रुपए की गारंटी तो है कि 80,000 रुपया मेरे को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए हमने यहां पे लिखा कि कैश फ्लो की एक तरीके से गारंटी हो जाती है, क्योंकि आज आपको पेमेंट दे दी बैंक ने। आगे बोल रहा है नो एसेट चार्ज। नो एसेट चार्ज का मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। आगे बोल रहा है फोकस ऑन कोर बिजनेस। फोकस ऑन कोर बिजनेस का मतलब ये है, वापस से मेरे वाले एग्जांपल में आते हैं कि 6 महीने तक बच्चों मेरे को ना टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मेरे को 80,000 रुपया मिल गया, हालांकि कम मिला पर मेरे को अब टेंशन नहीं है, मैं अपने बिजनेस पे फोकस कर सकता हूं। वरना क्या मगजमारी रहती है कि 6 महीने बाद पैसा आएगा नहीं आएगा, टेंशन वगैरह रहती है, वो सारी किचकिच से दूर हो गई। तो इसलिए हमने बोला कि अब आप बड़े चैन की नींद ले सकते हो, आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करो, पैसा कलेक्ट करना बैंक की टेंशन है अब। ठीक है, आगे बच्चों हमने किया फैक्टरिंग की लिमिटेशंस, यानी कमियां क्या है फैक्टरिंग की। सबसे पहली कमी ये बोल रहा है कॉस्टली फॉर स्मॉल इनवॉइसेस। कॉस्टली फॉर स्मॉल इनवॉइसेस का मतलब ये है कि मान लो छोटी सी अमाउंट है, 10,000 रुपए की अमाउंट है, कई बार बैंक क्या बोलता है, कहता है 3,000 रुपए मैं कमीशन चार्ज करूंगा। तो भाई साहब 3,000 रुपए आप कमीशन चार्ज करो, यानी 30% आप पैसा ले गए, ये तो दिक्कत वाली बात है। पर जनरली देखा गया अगर बड़ी अमाउंटें हो, जैसे मान लो 1 करोड़ की अमाउंट है या फिर 10 लाख की अमाउंट है, ऐसी अमाउंट के अंदर अगर मान लो 10 लाख में से वो हमसे 10,000 रुपए भी ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे इन्वॉइस होते हैं वो उसमें कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि बैंक कहता है कि हम तो अपना पूरा कमीशन लेंगे। आगे हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। हायर इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करके अपना ये बैंक चूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको फील नहीं होता पर ना खर्चा ज्यादा हो जाता है इसमें। जैसे अगर तुम मेरे वाले केस में देखो ना, तो 1 लाख रुपए का चेक था जिसके 80,000 रुपए मेरे को मिले, यानी बच्चों 20% का मैंने तो कमीशन ही दे दिया। इससे बढ़िया तो ब्याज पे पैसा उठा लेता। वैसे सोचने वाली बात है, चलो ये तो एग्जाम्पल की बात है, पर आपको ये पूरा का पूरा सोच के डिसीजन लेना है फैक्टरिंग के। ठीक है, आगे हमने पढ़ते हैं लिमिटेशंस पे। आगे लिमिटेशंस में बोल रहा है हायर इंटरेस्ट कॉस्ट हमने कर लिया। आगे बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 में कस्टमर डिस्कंफर्ट। कस्टमर डिस्कंफर्ट का मतलब ये है कि अब क्या होएगा, आपसे पैसा लेने के लिए कौन आएगा आपके पास, बैंक आएगा आपका चेक लेके। तो जब बच्चों बैंक आपके पास चेक लेके आएगा ना, तो कई बार क्या होता है कस्टमर को ना डिससेटिस्फैक्शन होता है, वो कहता है ये तीसरी पार्टी क्यों आ रही है बीच में, मैंने तो सर से डील करी थी। बैंक से सवाल पूछेगा कि आप कौन होते हो मेरे से पैसा लेने वाले, आपसे मैंने तो माल नहीं खरीदा। तो कई बार ना कस्टमर ना थोड़ा हिचकिचाता है, तो उसको ना साथ में ना इंडिया के अंदर ये भी चीज़ है, उसको ना थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि यार मेरे को इज्जत नहीं करी, इतना भरोसा नहीं था क्या बंदे को मेरे पे कि 6 महीने का वेट कर लेता, मैं कौन सा पैसे लेके भाग रहा था। तो इस करके ना थोड़ा सा ना बिजनेस रिलेशंस में दिक्कत भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 2 टॉपिक्स कर लिए, बाकी के टॉपिक्स हम अगली क्लास में करेंगे। अगर इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी डाउट है ना, नीचे कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।